पहला टर्म आता है। अब देखो ये जो चैप्टर है ना बाइनोमियल थ्योरम, इसको तुमको बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुमको तुम्हारा स्टार्टिंग का चीज़ें मिस हो जाएगी तो तुमको बाद में फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, सब चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ आती है बाइनोमियल कोफिशिएंट से पहले आता है, तो ये न्यू लेसन है। हाँ न्यू चैप्टर है ये, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। अभी अभी साउंड ठीक है? यस यस ओके, फैक्टोरियल का मतलब वैसे तो मैंने पहले भी बता के रखा है कि जैसे n फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n तक का प्रोडक्ट, ये n फैक्टोरियल होता है। तो n फैक्टोरियल को n के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क से भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है? सो कुछ फैक्टोरियल की वैल्यूज याद करके रखनी है। जैसे 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, वो 1 होता है, ठीक है? 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। ये क्यों होता है, ये हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 विच इज 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 जो कि 6 होता है। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो कि 24 होता है। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 इन सब का प्रोडक्ट जो कि 120 होता है। और 6 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 जो कि 720 होता है। तो सबसे पहली बात तो तुम लोग को ये जो इतने फैक्टोरियल्स हैं इनकी वैल्यूज याद करके रखनी है। 6 फ्रॉम 0 फैक्टोरियल टिल 6 फैक्टोरियल, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, जैसे कहीं लिखा है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n माइनस 1 इंटू n। अब देखो यहां से लेके यहां तक का प्रोडक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 से लेके n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ? n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n अकेला रह गया, सो दिस आई कैन राइट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? या कोई बच्चा चाहे तो अगर जैसे मान लो इससे जस्ट पहले क्या होता है, n माइनस 2 होता, तो 1 से लेके n माइनस 2 तक का प्रोडक्ट क्या होता? n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बचा कौन रहता? ये और ये बचे रहते। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो मैं क्या सिखा रहा हूँ कि कोई जैसे नंबर है उसका फैक्टोरियल उससे एक कम में कैसे जाए या 2 कम में कैसे जाए, ये सिखा रहा हूँ। समझ में आया? यस सर। ओके। Sir, can you repeat once? देखो n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n माइनस 1 इंटू n। तो मैं अगर 1 से लेके n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट लिखूं देन इट विल बिकम n माइनस 1 फैक्टोरियल। बचा कौन रहेगा? n। तो n बाहर लिख लिया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। या मैं इन दोनों को अलग कर लूं और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट लिखूं, तो वो तो n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और बचा कौन रहेगा? n N और minus n 1 माइनस and 1। N. तो n Okay, sir. इंटू n माइनस 1। और ऐसे और भी नीचे आ सकते हैं हम लोग।
ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मेरे को ऊपर जाना है तो जैसे n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n ऐसे है। अब मेरे को एक ऊपर जाना है, तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 से लेके n+1 का प्रोडक्ट, n+1 factorial. n+1 n factorial. प्लस वन का होल फैक्टोरियल होल अपॉन n+1. प्लस वन। तो n फैक्टोरियल को आई कैन ऑल्सो राइट n+1 का होल फैक्टोरियल होल अपॉन n+1। सर अब मैं अभी ज्वाइन हुआ, आपने कहा क्या किया? बस फैक्टोरियल थोड़ा सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं किया। फैक्टोरियल हाँ। मैंने स्टार्टिंग में भी सिखाया था ना, एकदम अच्छा, हाँ, बेसिक हाँ। मैथ्स में भी, तो हाँ वही सर। बस। एक्चुअली फैक्टोरियल जो होता है वो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किए हैं, तो फैक्टोरियल जो होता है वो बाइनोमियल थ्योरम का ही मेनली पार्ट होता है। तो पहले फैक्टोरियल सीख रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, सर ये पार्ट वापस समझाओ ना, कौन सा? ये n फैक्टोरियल अभी किया हमने वो। ये वाला? सर हाँ। लेकिन इसको हम n फैक्टोरियल क्यों बोलेंगे, कि तो n+1 का है ना। नहीं, n फैक्टोरियल देखो, n फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, 1 2 3 टिल n तक हो गया। यस अब सर। मैं अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या उस ओवरऑल की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं क्या इस नहीं नहीं ओवरऑल की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, इट नो विल सर। रिमेन सेम। ओके सर, हाँ उसके सर। बाद क्या किया, यहाँ से 1 से लेके n+1 तक का प्रोडक्ट क्या लिख लिया, ऊपर जो है n+1 फैक्टोरियल और नीचे कौन बंदा बचा, n+1। तो n फैक्टोरियल को आई कैन ऑल्सो राइट n+1 फैक्टोरियल होल अपॉन n+1। समझे? सर यस सर। हाँ, सर हम जो आपने अभी कराया या अभी जो आपने अभी कराया है n+1 फैक्टोरियल में n+1, हम इसको 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 का प्रूफ भी ले सकते हैं ना? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन 0 प्लस 1। यस, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज 1 अपॉन 1। ठीक है, यस सर। चल खैर आगे बढ़ते हैं अपने। ओके, अच्छा, वैसे फैक्टोरियल के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे उस समय, Yes, sir. तो उन्हीं क्वेश्चंस को वापस रिपीट मैं नहीं कराने जा रहा हूँ। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। n ऊपर लिखा है, तो कॉम्बिनेशन है ना? हाँ कॉम्बिनेशन। n सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, r सबस्क्रिप्ट में लिखा है। तो NCR को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल होल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है, NCR में n जो है दैट शुड बी नेचुरल नंबर, r जो है वो होल नंबर, और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, NCR का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हम लोग PNC में सीखेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है, वहाँ पे NCR का सिग्निफिकेंस क्या होता है उसमें सीखेंगे। एक्चुअली जो बाइनोमियल थ्योरम होता है और PNC होता है वो आपस में थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो अभी तो बस ये समझ लो कि NCR का डेफिनेशन क्या हो गया, n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल,
फिर दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल। समझ में आई बात? Yes, sir. तो क्वेश्चन, इवैल्यूएट, क्या क्या इवैल्यूएट करोगे? जैसे पहला इवैल्यूएट करो 5C2, दूसरा इवैल्यूएट करो 6C4, तीसरा इवैल्यूएट करो 10C0, ठीक है। चौथा इवैल्यूएट करो NC2, ठीक है। चलो फिर पांचवें में प्रूव दैट करो NCR इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। तो ये 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सर एक मिनट, फॉर्मूला अगर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करके। ये है फॉर्मूला। यस सर, डन। सर पूरी वैल्यू निकालनी है या सिर्फ फैक्टोरियल के टर्म्स में रखनी है? नहीं, वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वैल्यू निकल सकती है, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज आएगी, निकल सकती है, तो वो निकाल लेंगे। और ये वाली चीज n के टर्म्स में आएगी, ठीक है, फोर्थ वाली चीज। तो वो क्या आएगा n के टर्म्स में, दैट यू हैव टू फाइंड। सर नॉट डिफाइंड पे आ सकता है? नहीं, इस वैसे नॉट डिफाइंड आता है, लेकिन इन सारे केसेस में नॉट डिफाइंड नहीं आएगा जो मैंने क्वेश्चन दिए। हो गया सर। हो गया सर। ओके, हो गया। बाकी लोग भी करो, इनका इनका हो गया, चैट बॉक्स में लिखो डन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। पहला है 5C2, तो 5C2 क्या लिखोगे तुम? ऊपर वाले का फैक्टोरियल होल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो अब देखो, सर 5 यहाँ से फैक्टोरियल, हम 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ, 5 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या हुआ कि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल,
और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 सर वो 6 तक की वैल्यूज तो याद ही है ना हमें। हाँ, वो सब की वैल्यूज याद है, लेकिन कभी बड़ी वैल्यू आ जाती तो तुम कैसे करती ये बताओ। जी। मैंने तो कहाँ तक याद करने को कहा, 6 फैक्टोरियल तक 6। याद करने को। लेकिन अगर जैसे मान लो 12C3 आ जाता तो तुमको 12 फैक्टोरियल की वैल्यू तो पता नहीं है, हाँ। ठीक है। तो फिर उस लाइन, तो मैं लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है। अच्छा, 6C4 मतलब 6 फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो मेरी इच्छा क्या होती है, मेरी इच्छा ये होती है कि मैं ऊपर वाले को ऐसे एक्सपेंड करूं कि एक कैंसिल हो जाए। तो 6 into 5 4 फैक्टोरियल। कैसे लिख रहे हैं, सबको क्लियर है? यस सर। अब 4 फैक्टोरियल चले गए, मतलब 6 into 5 और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो कितना बन गया हमारा 15, कैंसिल हो गया। सर 6 फैक्टोरियल को हम लोग 2 फैक्टोरियल इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना? क्या? 6 फैक्टोरियल को हम लोग 2 फैक्टोरियल इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना? 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। 3 तुम 3 सोचो, सिर्फ 3। नहीं, ये भी क्यों? नहीं कर सकते। तुम ऐसे सोचो, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है ना, और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 कितना होता, ये तो बेचारा 2 इंटू 3 हो जाता, 6 ही हो जाता। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत किया है कुछ। हाँ सॉरी सर। ठीक है, तो ऐसे तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी विल कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 10C0। 10C0, तो 10C0 मतलब 10 फैक्टोरियल होल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों के डिफरेंस का 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अच्छा, तो 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 है और नीचे 0 फैक्टोरियल को मैंने पहले से क्या बता के रखा है, 1 1। तो अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि NC0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10C0 है, तो 10 की जगह और कोई भी नंबर होता, यहाँ पे बस 0 होता, तो उस चीज की वैल्यू क्या होती, 1 होती। NC0 is always 1. Now we come to fourth part. Fourth part is NC2. NC2 को how I am going to write, n factorial whole upon 2 factorial, फिर इन दोनों का डिफरेंस n minus 2 factorial। अब देखो n फैक्टोरियल को मेरे को इसके टर्म्स में लेके आना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, n इंटू n माइनस 1, और फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल की बारी आ जाएगी, होल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो दे विल गेट कैंसल्ड। अच्छा, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 के ही बराबर होता है, तो n इंटू n माइनस 1 होल अपॉन 2, तो ये NC2 की वैल्यू हो गई। समझ में आई बात सबको? यस सर Yes, sir. सब बच्चों को क्लियर है? दृश्या Yes, sir. तुमको आ रहा है? Yes, sir. Good. Now fifth part is NCR is equal to NCN minus R. This we have to prove. तो ठीक है, जैसे मान लो मैंने LHS लिख लिया, ठीक है, LHS लिख लिया। LHS क्या है, NCR। तो NCR क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल, फिर मैंने RHS लिख लिया NCN माइनस r। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब देखो दिस माइनस दिस करोगे तो n माइनस ऑफ n माइनस r,
तो आर ही बचेगा। तो डिफरेंस का फैक्टोरियल मतलब आर फैक्टोरियल। तो क्या LHS और RHS इक्वल है क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. इक्वल है। सो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore NCR is equal to NCN minus R। ठीक है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, NCR is equal to NCN minus R। ये फॉर्मूला तुम्हारा बाइनोमियल में भी यूज होगा और ये फॉर्मूला तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा। सर हाँ बोलो। सर इसके ऊपर वाले को सर हमने पूरा मतलब पूरा सॉल्व नहीं किया, मतलब फोर्थ वाले को, तो फिर डायरेक्टली उतना रख दिया तो नहीं चलेगा क्या? क्या बस इतना रख दिया? हाँ सर। नहीं नहीं, सिंप्लीफाई करके बोलना है थोड़ा। ओके सर। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो, दो अच्छा NCR, अगर तुम इसका और इसका सम करो, इन दोनों का सम करो, तो बताओ वो क्या बनेगा? N. N बनेगा। वो ये बन जाएगा, N बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि ट्रू एंड फॉल्स में से बताओ कि 10C3 इज इक्वल टू 10C7, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? True होगा। ट्रू। देखो इन दोनों का सम क्या है? 3 और 7 का सम क्या है? 10 है, जो कि इसके बराबर है, मतलब ये ट्रू होगा। और सर इसका एडिशन जो ऊपर आपने लिखा है उसका एडिशन n होगा, ये कैसे निकलेगा? क्या? वो ये देखो ना, R प्लस N माइनस R, एक सबस्क्रिप्ट R और दूसरा सबस्क्रिप्ट N माइनस R, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट? N, अच्छा n, ओके। which is the superscript। अच्छा सबस्क्रिप्ट को ऐड किया आपने? हाँ, अगर दोनों सबस्क्रिप्ट का सम सुपरस्क्रिप्ट के बराबर हो जाए, है ना, हाँ तब जाके वो दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे कोई पूछे मेरे से कि 50C2 इज इक्वल टू 50C47, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? False. फॉल्स, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो तो 49 बन रहा है, जो कि इसके बराबर नहीं है। ठीक है, सर वो जो सी लिख रहे हो आप, सर वो क्या 50 के साथ सेम लाइन पे है? नहीं, सी ऐसे है, 50 इसके सुपरस्क्रिप्ट में और 2 इसके सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं, शायद स्कूल में पढ़ा वगैरह होगा अगर तो। खैर, ये एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है, तो तुमको इस चीज का मतलब क्या होता है वो PNC में सीखेंगे कि इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें सीखेंगे कि इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अभी तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि इस चीज का यूज कैसे करना है, इस सिंबल का यूज कैसे करना है, ये सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मेरे से कोई पूछे कि 25C3, वो 25C किसके बराबर होगा? 22। 22. 22 के बराबर होगा। 25C3 जो है वो 25C22 के बराबर होगा, तभी तो जाके इन दोनों का सम जो है वो
25 बनेगा। समझ में आई बात? यस सर। ओके अच्छा, अब देखो सर आपने अभी क्या पढ़ाया था जो लागू किया था? मैंने बोला कि 25C3 ये किसके बराबर होगा, 25C किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? 25 माइनस 3 हाँ 22। 22, तो वही बताया, यहाँ पे ओके क्या सर, लिखना चाहिए, 22 लिखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर तो सी कुछ वेरिएबल है क्या? हाँ सी जो C है ये हम जो लिख रहे हैं सी सी C is हाँ ये C रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उसमें तुमको सी का सिग्निफिकेंस समझाऊंगा मैं, ओके ठीक है। अभी तो ये Yes, समझ लो sir. कि सी एक सिंबल है बस, और कुछ नहीं ओके फॉर द टाइम बिंग। चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तो अब नोट है, जैसे मान लो कि इफ NCP इज इक्वल टू NCQ, अगर NCP और NCQ इक्वल है, सो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P और Q आपस में इक्वल हो जाए। P और Q आपस में इक्वल हो जाए तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे ही। जैसे मान लो NC2 और इधर भी NC2 लिख लिया, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग इक्वल हो जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इन दोनों का सम P प्लस Q वो N के बराबर हो जाए। इन दोनों का सम क्या हो जाए, N के बराबर हो जाए, P प्लस Q इज इक्वल टू N, ठीक है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, P इज इक्वल टू Q और P प्लस Q इज इक्वल टू व्हाट, N, ठीक है। यस सर। ओके, अब आगे देखो। अब शॉर्टकट वे ऑफ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ NCR, ठीक है, शॉर्टकट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ NCR। तो जैसे मान लो कि मेरे को 10C3 की वैल्यू निकालनी है, तो जो मैंने कन्वेंशनल तरीका बताया था उसमें तुम क्या करते, पहले ऐसे लिखते 10 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस 7 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद तुम क्या करते 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता, तो हमारा क्या बचता, 10 इंटू 9 इंटू 8 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बचता हमारा, ठीक है। तो अब जो कन्वेंशनल तरीका था वहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए। जो शॉर्टकट तरीका है उसमें मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, सीधे यहाँ से यहाँ आना सिखाऊंगा, ठीक। तो उसके लिए तुमको क्या ध्यान में रखना है, तुमको ये ध्यान में रखना है नीचे सबस्क्रिप्ट कितना है, 3 है, तो ऊपर जो है तुम 3 टर्म्स लिखोगे 10 से स्टार्ट करते हुए और एक एक कम करते हुए, 10 इंटू 9 इंटू 8 होल अपॉन नीचे 3 है, 3 फैक्टोरियल,
ठीक है, तो देखो ये और ये इक्वल होगा कि नहीं, सेम होगा कि नहीं। यस सर। तो क्या ये मेथड क्लियर है? Yes. यस सर। जैसे मान लो सर इफ आई वांट, मतलब हाँ सर अगर n है तो n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसा ना। हाँ, अब जैसे मान लो इफ आई जो नीचे रहेगा सबस्क्रिप्ट if I want to write NC4, ठीक है, if I want to write NC4, तो नीचे सबस्क्रिप्ट क्या है, 4 है, और तो मैं ऊपर 4 टर्म्स लिखूंगा, n, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, होल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो सर जितने भी मतलब डिजिट 2 3 4 है तो सबस्क्रिप्ट में उतने टर्म्स लिखने होंगे ऐसा। न्यूमरेटर में, हाँ सर। हाँ सर हाँ, सर नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल 0 आएगा ना? नहीं, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये नेचुरल नंबर्स के लिए है ना। हाँ, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, जो भी तुम कहना चाहो। सर पर क्यों सर, वो हम उसको ऑपोजिट वे में जा सकते हैं ना नंबर लाइन के। नहीं नहीं, फैक्ट तुम ऑपोजिट वे में नहीं जाओगे, मतलब फैक्टोरियल एक्चुअली जो डिफाइन ही किया गया वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन किया गया, ठीक है। ओके सर। ओके, सो अब जैसे मान लो कि कोई मेरे से बोल देता कि 50C3 निकालो, तो अब मैं डायरेक्टली क्या सोचता, नीचे 3 है, तो 50 इंटू इंटू 49 49 इंटू इंटू 48 48 अपॉन 3 होल फैक्टोरियल। अपॉन 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 फैक्टोरियल हम लोग को सब पहले पता है कि वो क्या होता है, 6 होता है। अब इसको कैंसिल कर देना, तो इससे क्या आएगा, 400 इंटू 49, 19600, ये 50C3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कोई पूछता 20C18 इसकी वैल्यू क्या होती, तो फिर तो यार मेरे को ऊपर जो है कितने टर्म्स लिखने पड़ते न्यूमरेटर में, सर हम 18 उसको टर्म्स 2 में लिखने पड़ते। कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, सर 2 ही बचेगा। हम लोग को 18 टर्म्स लिखने पड़ते, तो यार वो तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता। तो अब वो वाली प्रॉपर्टी जो थी ना, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), उस प्रॉपर्टी के कारण 20C18 को मैं 20C2 लिख लिया, ताकि ये जो नीचे वाली चीज़ है वो कम हो जाए, और कम होने से मेरे को बहुत फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा, क्या होगा कि हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स कम लिखने पड़ेंगे। तो 20 इंटू 19 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल तो 2 होता ही है, तो 1 जा 10 जा, दैट सर इज डायरेक्टली भी ये छोटा ही होता सर, 20 इंटू क्या, 19 करके फिर डायरेक्टली डिवाइड कर देते सर। हाँ सर, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल। हाँ वैसे कर सकते हैं, मतलब वो भी मैं जो ये वाली ट्रिक सिखाया हूँ इस वाली ट्रिक से, तो इस वाली ट्रिक से जाने में तुमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके सर। हाँ हाँ ओके सर। तो मैं वैसे सिखा रहा हूँ। सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट यस करो। सर। ओके, सो क्वेश्चन है, इवेल्युएट पहला है 100C4, तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 कर लेते हैं। दूसरा है 500C498, तीसरा है NC
n-3, चौथा है nc2 होल अपॉन nc3। चलो डन सर। गुड। Done, sir. चलो so let's do it। पहला है 100c3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 इंटू 99 इंटू 98 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आ जाएगा। अब इसको इवेल्युएट कर लेना, ठीक है? तो वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं इवेल्युएट नहीं कर रहा, ठीक है? अब 500c498, तो 498 है यार ये, तो इसको 500c2 लिख लूँगा। तो 500 इंटू 499 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लेना। थर्ड है NCn-3। तो NCn-3 क्या होता है? वो NC3 के ही बराबर होता, यस सर। और NC3 को कैसे लिखता? एक्सपेंड करके n-1 इंटू n-2 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और फोर्थ है NC2 अपॉन NC3। तो देखो NC2 को तुम क्या लिख सकते थे? n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और NC3 को क्या लिख सकते थे? n इंटू n-1 इंटू n-2 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो है वो 3 बन जाता, तो दैट विल बी 3 अपॉन n-2। समझ में आया सबको? यस यस सर। यस सर। फोर्थ वाला Good. रिपीट करो ना। देखो NC2 को मैंने इंडिविजुअली निकाल लिया,
NC2 क्या होता है? n into n minus 1 upon 2 factorial. Yes, sir. NC3 क्या होता? n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial. तो इसके बाद दोनों को पुट कर दिया इंडिविजुअली यहाँ पे, फिर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता था, 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 फैक्टोरियल लिख सकता था, उससे ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते। ऊपर क्या बचता? 3 बचता, जो मैंने यहाँ पे लिखा। नीचे क्या बचा? n minus 2 बचा, जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है? Yes, sir. ओके। तो ये जो NCR वाले टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब देखो, अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? सर तो थोड़ा ऊपर करिए। पढ़ जाओ। और थैंक यू सर। सर बोलो। सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो NCR वाले टर्म को कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब मतलब उसमें कोफिशिएंट वर्ड क्यों यूज करते हैं वो अभी जब मैं बाइनोमियल थ्योरम लिखूंगा तब पता चलेगा। तो अब देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम इज इट रिप्रेजेंट्स the expansion of a plus b whole raised to n, where n belongs to natural number। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो एक्सपेंशन पढ़े हैं अभी तक, टिल नाउ जो जो एक्सपेंशन पढ़े हैं वो तुम ये समझो कि हम लोग ने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है और a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए बी ए प्लस प्लस बी क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखते थे। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम क्या किस चीज में हेल्प करेगा? बाइनोमियल थ्योरम तुमको कोई भी पावर, जैसे मान लो होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, तुमको अगर a प्लस बी होल रेज टू n इसका एक्सपेंशन करना है तो यहाँ पे कौन यूज होगा? बाइनोमियल थ्योरम यूज होगा इस एक्सपेंशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब बाई का क्या मतलब होता है? टू। हाँ, बाइनोमियल वर्ड में बाई का मतलब टू। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स का एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब टू टर्म्स मतलब देखो अंदर जो है दो टर्म्स हैं, a प्लस बी होल रेज टू n। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मतलब अभी इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं ये भी सिखाऊंगा a प्लस बी प्लस सी उसका होल रेज टू n, या a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल
मान लो A10 होल रेस टू n। तो ऐसे टाइप को पता है क्या कहते हैं? ऐसे टाइप के एक्सपेंशन को मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो चीज पढ़नी है, एक तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है और एक मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ना है। चैप्टर का नाम बाइनोमियल थ्योरम क्यों है? क्योंकि 90% चीजें बाइनोमियल से ही रिलेटेड होंगी, मतलब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स ही होंगे, और 10% केसेस में मोर देन 2 टर्म्स होंगे, तो वो क्वेश्चंस मल्टीनोमियल थ्योरम वाले होंगे। समझ में आई बात इतनी कि हम लोग क्या Yes, sir. क्या पढ़ने जा रहे हैं? समझ गए सर। यस सर। सर हम पास्कल्स ट्रायंगल से भी निकालते हैं ना सर? हाँ, पैस्कल ट्रायंगल से भी निकालते हैं। तो हम लोग पैस्कल ट्रायंगल से नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब देखो, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो, जैसे a+b होल रेस टू n, इसमें सबसे पहले क्या लिखो? nc0 लिखो प्लस nc1 लिखो प्लस nc2 लिखो। ऐसे ही कहाँ तक जाओगे तुम? से ncn-1 प्लस आखिरी में ncn तक जाओगे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब nc0 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो पता है कौन सी चीज मल्टीप्लाई होगी? जो पहला वाला टर्म है a, उसका जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। n-0 क्या होता है? n होता है। और जो दूसरा वाला टर्म है b, उसका जो पावर है वो ये वाला टर्म होगा, सबस्क्रिप्ट b⁻²0। और यही चीज हर जगह चलती जाएगी। जैसे nc1 के साथ a का पावर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, मतलब n-1। b का पावर क्या होगा? ये वाली चीज b⁻²1। nc2 a⁻n-2 इंटू b⁻²2। ऐसे ही ncn-1 a⁻, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 b⁻, ये वाली चीज n-1। ncn, इसमें a का पावर, तो इन दोनों का डिफरेंस 0, और b का पावर ये n। ठीक है, तो अब जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं, जैसे a+b का होल क्यूब। ठीक है, वैसे तो a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। हाँ सर, किससे किसका मतलब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं सर? देखो, यहाँ पे देखो, फिर से समझा रहा हूँ। पहले 3c0 लिख लिया, फिर जो पहला वाला टर्म है a, उसमें सब्ट्रैक्शन करना है 3 - 0 3। फिर जो दूसरा वाला टर्म है b, उसका पावर 0, और b का पावर 0 तो क्या होता है? 1। फिर दूसरा टर्म क्या हो गया? 3c1, a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2।
b का पावर ये 1 प्लस 3c2 a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 1, b का पावर 2 प्लस 3c3 a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 0, b का पावर 3। ठीक है, अब देखो 3c0 की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। याद है मैंने याद कराया था कि nc0 क्या होता है, 1 होता है। 1 तो 3c0 1 मतलब ये क्या बन गया, a क्यूब। 3c1 जो होता है वो 3 के बराबर होता है, तो 3a स्क्वायर b। फिर 3c2 जो होता है वो भी 3 के बराबर होता है, 3ab स्क्वायर प्लस 3c3। 3c3 क्या होगा, 1, तो 1 इंटू बी क्यूब, तो बी क्यूब आ गया। ओह नाइस। सर 3c2 क्यों 3 होगा? 3c2 3 इसलिए होगा क्योंकि 3c2 तो एक तरीके से 3c1 के ही बराबर होगा, NCR इज इक्वल टू NC n हाँ माइनस सर, आर वाले हाँ प्रॉपर्टी से। हाँ सर, समझा। और देखो ये जो चीज था a क्यूब, अगर तुम एक्सपेंशन देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सर थोड़ा ऊपर लो ना सर। सर एनसीआर में अगर R1 होगा तो आंसर N नहीं होता है क्या? हाँ, R1 होगा तो आंसर n होता है, NC1 इज इक्वल टू n। सर इसको भी प्रॉपर्टी लिख दे क्या? हाँ मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, एक बार धीरे धीरे तुम लोग डाइजेस्ट करते जाओ जो भी बता रहा है। अगर वो a माइनस बी होल रेस टू n होगा तो क्या करेंगे? वहां पे भी मैं आऊंगा अभी। चलो लिखा, एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। यस सर। हो गया सर, थैंक यू। ओके। तो जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी है, ये ऐसे करके NC01 होता है और NC0 किसके बराबर होता है, NCN के बराबर, NCN भी 1 होता है। सिमिलरली NC1 n होता है और NC1 और किसके बराबर होता है, NCN-1 के बराबर। फिर बाकी तुम अपने आप लिख ही सकते हो, जैसे NC2 जो है वो क्या होता है, n इंटू n-1 अपॉन 2, और वो किसके बराबर होता, NCN-2 के बराबर। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक्सपैंड टू ए प्लस 3b होल रेस टू 4। चलो सर थोड़ा इसका ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना सर। हाँ बस सर।
सर वो सेकंड वाला कैसे होगा जो आपने प्रूफ में दिया, मतलब मेमोराइज में दिया, NC1 वाला? NC1 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे NC1 है, नीचे केवल 1 है, मतलब ऊपर केवल एक ही टर्म लिखना पड़ेगा, n होल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो अच्छा, n यस सर, अपॉन 1। समझा सर। ठीक, डन सर। हो गया। चलो पढ़े, यस। बाकी लोग भी करो। चलो तो किया जाए इसको। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 4 है ना पहले, तो 4C0। अब पहले टर्म की जगह किसने ली, 2a ने ली, तो 2a रेस टू 4। अच्छा b रेस टू 0 बनता, सॉरी 3b रेस टू 0 बनता, तो वो तो 1 ही होता, मल्टीप्लाई होकर कुछ फर्क नहीं डालता, प्लस 4C1 2a रेस टू इन दोनों का डिफरेंस 3 इंटू 3b रेस टू ये वाला 1 प्लस 4C2 2a रेस टू इन दोनों का डिफरेंस 2 3b रेस टू ये नीचे वाला पावर 2 प्लस 4C3 2a रेस टू इन दोनों का डिफरेंस 1 3b रेस टू 3 प्लस 4C4 2a रेस टू 0, दैट डज नॉट मैटर, 3b रेस टू 4। ठीक है, अब देखो 4C0 तो 1 होता है और 2 रेस टू 4 कितना होता है, 16 होता है, प्लस 4C1 तो 4 होता है और 2 रेस टू 3 8 होता इंटू 3 इंटू a क्यूब b। ठीक है, अच्छा 4C2, अब जैसे 4C2 अगर निकालने के लिए अलग से निकाल लिया, 4 इंटू 3 अपॉन 2 6, तो 4C2 इज 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, 4C3 जो है वो 4C1 के ही बराबर होगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब, बोले तो 27 इंटू ए बी क्यूब। 4C4 1 होगा, c रेस टू 4 81 इंटू बी रेस टू 4। तो ये वाला एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 16a रेस टू 4, फिर 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 8 96 a क्यूब बी, फिर 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 9 कितना होता है 216 a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 27, 27 इंटू 8 कितना होता है 7 8 या 56, 216 ए बी प्लस सर 81। 4 या 6? हाँ क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया? सर वो 6 रहेगा ना? कहाँ पे?
सेकेंड लास्ट में वो 4 इंटू 2 इंटू 27 में वो 6 रहेगा ना, 6 इंटू 2 इंटू 27। नहीं 4 ही रहेगा। नहीं, एक मिनट 4 ही नहीं, रहेगा मैंने वो, करा। 4C3 है ना, 4 ही रहेगा। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो ये किस चीज की वैल्यू आ गई, 2a प्लस 3b होल रेज टू 4 का ये एक्सपेंशन आ गया। Sir, 4C4 will be 1 हाँ, 4C4 will also be 1. and 4C0 will also be 1. Yes, NC0 and NCN both are equal and they are equal to 1. Okay. समझ में आई बात सबको? अच्छा, अगर मेरे को, हाँ ये वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो, कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन है बेटा, इसमें और कुछ नहीं है। देखो, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए C मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए D मान लो, तो 4C0 C की जगह 2a रेज टू इन दोनों पावर का डिफरेंस 4 प्लस 4C1। अब 2a जो ये वाला टर्म है, पहला वाला टर्म, लेफ्ट वाला टर्म, उसमें इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, तो 4 - 1 3। और जो राइट वाला टर्म है 3b, उसमें ये जो सब्सक्रिप्ट है उसका पावर रेज करते हैं 1। ऐसे ही 4C2 के साथ भी किया, ऐसा ही 4C3 के साथ भी किया, ऐसा ही 4C4 के साथ भी किया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, सारे टर्म्स की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई होके ये आ गया। तो ये बस कैलकुलेशन ही है, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी थ्योरी है, बस फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे मान लो सर थोड़ा ऊपर दिखाए ना, बस। सर हो गया। बोलो। नो सर, हो गया लिख के। चलो लिख लिया। थोड़ा अब टाइम जैसे, लगेगा सर इसको यूज करने में। हाँ, यूज करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक्सपेंशन पूछता है, दूसरी चीजें भी पूछता है, लेकिन बेसिक्स से आना चाहिए ना हम लोग को। और सर 1 मिनट ऊपर लो ना सर। बोलो। सर आप वापस बता सकते हो कि इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे लें? देखो, जैसे 2a प्लस 3b होल रेज टू 4 है, तो जैसे मान लो मैं पहला टर्म क्या लिखता, पहला टर्म 4C0 लिखता। अब 4C0 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा होता, ये जो 2a है इसका पावर जो होता वो सुपरस्क्रिप्ट माइनस सब्सक्रिप्ट 4, और 3b का पावर क्या होता, ठीक है। ऐसे ही 4C1 होता, तो 2a का पावर सुपर माइनस सब्सक्रिप्ट 3 इंटू 3b का पावर सब्सक्रिप्ट 1, और ऐसे ही बाकी सारे टर्म्स भी आ रहे होते हैं। यस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले 4C0 की वैल्यू लिखूंगा, तो 4C0 की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, 1 होती है। फिर यहाँ से 2⁴ बाहर आता, तो 2⁴ 16 होता, इंटू a⁴। अच्छा, एनीथिंग रेज टू 0 वो तो 1 ही होता है, that hardly makes any difference. Now we see 4C1, 4C1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। फिर 2 का पावर 3 यहाँ से बाहर आता, 2 का पावर 3 बताओ कितना होता है, 8 होता है।
3 का पावर 1 यहाँ से बाहर आता, मतलब 3 बाहर आता, और फिर a क्यूब और b जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, एंड सो ऑन, आगे बहुत सारे टर्म्स आ रहे होते हैं। अब 1 इंटू 16 क्या हो गया? 16 a रेज टू 4, फिर 4 इंटू 8 इंटू 3 निकालो तो वो 96 a क्यूब b आ गया। तो देखो जो हमारे शुरू के दो टर्म्स आए 16 a रेज टू 4 एंड 96 a क्यूब b, वो यहाँ पे आ गए। एंड सिमिलरली मैं आगे के टर्म्स भी ऐसे ही निकालते जाता। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो। अच्छा, अब एक स्टूडेंट पूछा था कि सर अगर बीच में माइनस होता तो मैं क्या करता? कोई इशू नहीं, बीच में माइनस होता, जैसे मान लो कि अपना होता 2a माइनस 3b का होल क्यूब से ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं इसको पता है इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर लेता, 2a प्लस ऑफ माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे मतलब जैसे मान लो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये माइनस 3b वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता, देखो पहले मैंने ऐसे लिखा 3c0 2a रेज टू 3 and minus 3b raised to 0, anything raised to 0, that is 1, plus 3c1 2a raised to 2 minus 3b raised to 1 plus 3c2 2a raised to 1 minus 3b raised to 2 plus 3c3 2a raised to 0। ठीक है, तो वो तो 1 ही हो गया, माइनस 3b raised to 3। ठीक है, ओके। अब 3c0 तुम्हारा क्या होता है? 1 होता है। 2 रेज टू 3 क्या होता? 8 होता, इंटू 8। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है उसके ऊपर ऑड पावर है, इसका मतलब माइनस बाहर आ जाता है एक तरीके से, तो माइनस एकदम बाहर, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर b, समझ में आया? प्लस अब देखो यहाँ पे माइनस के ऊपर इवन पावर है, so that will hardly make any difference। चलो आगे लो। हाँ, तो 3c2 तो 3 के बराबर होता, इंटू 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बताओ क्या होता? 9 होता, इंटू a इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, 3c3 क्या होता? 1, और क्योंकि माइनस का के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाता, 1 इंटू 27 इंटू बी क्यूब। तो अब फाइनली बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8a क्यूब 3 इंटू 4 इंटू 3 बताओ कितना होता है? 36 माइनस 36 a स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब। ठीक है सर मतलब कैलकुलेशन तो सिर्फ वो एक ही माइनस है, बाकी सब तो सेम ही है ना कैलकुलेशन पार्ट? हाँ, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, जब जैसे मान लो a माइनस बी का एक्सपेंशन करते हैं तो प्लस माइनस साइंस ऑल्टरनेट आने लगते हैं। देखो जैसे यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, तो ऐसे ऑल्टरनेट अपने आप आने लगेंगे। तुम a माइनस बी होल रेज टू n का एक्सपेंशन करोगे जब भी तुम। ठीक है,
सर फिर -3b को डायरेक्टली 3b लेकर लास्ट में से अल्टरनेट साइंस लिख दे तो भी चलेगा। हाँ, -3b को तुम 3b लिख के चलो और स्टार्टिंग प्लस से चलो और फिर प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलते जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे अगर तुम याद करो तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो बीच में माइनस है तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइंस हुए कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. वैसे जैसे मान लो मैं a माइनस बी होल रेस टू 5 लिखता तो प्लस आता फिर माइनस आता फिर प्लस आता फिर माइनस आता फिर प्लस आता फिर माइनस आता, ऐसे आता टर्म, अल्टरनेट साइंस आते। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखने हम लोग को। तो अगेन मैं जो हमारा इनिशियल एक्सपेंशन था ना उस पे आता हूँ, a प्लस बी होल रेस टू n पे आता हूँ। तो वो क्या था? nc0 a रेस टू n प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर till nc n minus 1 a into b raised to n minus 1 plus ncn into b raised to n. ठीक है? So few observations, कुछ observations जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें क्या है? उसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो ये एक्सपेंशन है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, देखो जैसे C0 से स्टार्ट हुआ और Cn पे खत्म हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ? n पे खत्म हुआ। अच्छा अगर बताओ 1 से स्टार्ट होके n पे खत्म होता तो कितने टर्म्स होते? n टर्म्स होते। तो 0 से स्टार्ट होके n पे खत्म होना मतलब कितने टर्म्स होंगे? n प्लस 1 टर्म्स होंगे। So the expansion contains n plus 1 distinct terms. Expansion contains n plus 1 distinct terms. और मैं तुमको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, मतलब वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर 2 है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स हैं, एक ज़्यादा। जितने पावर्स हैं उससे एक ज़्यादा हमेशा टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली से a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखो यहाँ पे पावर 3 था और टर्म्स कितने हुए? 4 टर्म्स हुए। ठीक है, तो एक ज़्यादा टर्म। तो जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है हमेशा एक्सपेंशन में। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। तो द एक्सपेंशन कंटेन्स n plus 1 terms. So is this point clear? Yes, sir. अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि अगर तुम जैसे हर टर्म में, जैसे मान लो मैं इसको फर्स्ट टर्म कहता, t1 कहता, इसको मैं सेकंड टर्म कहता,
इसको मैं थर्ड टर्म कहता। तो हर टर्म में जो ए और बी के जो पावर्स हैं उनका सम हमेशा n के ही बराबर आएगा। देखो यहाँ पे a का पावर n है और b का तो है नहीं, यहाँ पे a का पावर n-1 है और b का पावर 1 है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो क्या बनेगा? n बनेगा। यहाँ पे a का पावर n-2 है और b का पावर 2 है। तो इन दोनों के पावर्स को आप ऐड करो तो क्या बनेगा? n बनेगा। ठीक है, और ये मैं तुमको यहाँ पे वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ। जैसे a का पावर 2 है पहले वाले टर्म में, इसमें 1 है और इसमें 1 है, दोनों को ऐड किया तो 2 बन गया। इसमें b का पावर 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या है? 2 है। यहाँ पे भी देखो a का पावर मतलब a और b का पावर मिला के 3 है, यहाँ पे a का पावर 2 है और b का पावर 1 है। तो इन दोनों के पावर्स मिला के 3 है। यहाँ पे a का पावर 1 है, b का पावर 2 है, मतलब इन दोनों के पावर्स मिला के 3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी a और b के पावर्स मिला के क्या है? 3 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? द सम ऑफ पावर्स of all variables in each term will be constant and sum will be equal to n। जहाँ पे n को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का पावर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का पावर, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया तुम लोग को? नहीं सर, वो फर्स्ट पार्ट नहीं समझ आया सर। क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया? नहीं सर, सेकंड वाले का सब वाला पार्ट नहीं समझ आया। सेकंड वाले का देखो ना, तुम a और b का पावर्स का सम लो हमेशा, हर टर्म में a और b के पावर्स का सम लो। जैसे यहाँ पे a का पावर n है और b का पावर 0 है, तो a के पावर का सम प्लस b के पावर का सम वो हर जगह हर टर्म में सेम आएगा। जैसे यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ पे a का पावर क्या है? n-1 है, b का पावर क्या है? 1 है। तो इनके पावर्स का सम लो तो n-1 प्लस 1 वो n आएगा। यहाँ पे a का पावर n-2 है, b का पावर 2 है, तो इन दोनों पावर्स का सम लो तो वो अगेन n आएगा। तो क्या बोला गया कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन ईच टर्म, हर टर्म में, वेरिएबल मतलब a b वाले टर्म्स, उनके पावर्स के सम इन ईच टर्म विल बी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? मतलब वो जो सम ऑफ पावर्स क्या है वो n के बराबर होंगे। हाँ सर, समझा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। सर पावर और डिग्री सेम ही है ना, मतलब सेम ही चीज को डिनोट करते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो
इक्विडिस्टेंट टर्म्स होते हैं। चलो ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को एक्सप्लेन करने में। मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज करके आना। सर अभी आपने Yes, क्या sir. बोला? अभी कुछ नहीं है, सेकंड पॉइंट किया मैंने, हाँ सर, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया हम लोगों ने। मतलब थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लंबा है और टाइम हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करूँगा। थर्ड वाला पॉइंट टू बी कंटिन्यू। ठीक है, सर इसको अरिहंत से भी पढ़ना है क्या? अभी इतना नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो है पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लो। हाँ, 2-3 क्लास हो जाएगी तब मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है तुमको अरिहंत से। सर इसका यूज स्टार्ट करना है। हाँ सर अरिहंत में वो थियरी पार्ट सब रीड करना है ना? क्या कह रहे हो? अरिहंत का नो थ्योरी सर, पार्ट आपने रीड करना है ऐसा पूछ रहे हो? कौन से चैप्टर थियरी का? पार्ट कौन सीक्वेंस से? सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का थ्योरी पार्ट रीड करना है, सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं। ओके सर। ठीक है, चलो। सर ओके, इसका बुकलेट स्टार्ट करना है सर, बायनोमियल थ्योरम का। नहीं इसका अभी का पढ़ाया ही क्या मैंने जो तुम बुकलेट स्टार्ट करोगे? अभी कुछ नहीं कराया, आज तो बस इंट्रोडक्टरी क्लास था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है बायनोमियल थ्योरम का। सो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होंगे। अभी संडे तक तो तुम ये समझो कि तुमको सीक्वेंस एंड सीरीज के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद 2 क्लास हो जाएंगे, तब तुम्हारे पास थोड़ा मैटर होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन ओके सर। हाँ, मेक श्योर कि जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ तो रिवाइज करके आओ। आज के नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय।